हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे आत्मनिर्भर भारत 3.0 जो है ये बेसिकली क्या है। तो देखिए आत्मनिर्भर भारत 3.0 जो है बेसिकली ये फिस्कल स्टिमुलस है। तो इससे पहले हमने देखा था कि दो मौके ऐसे आए थे जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोर इम्पॉर्टेंटली अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दो इससे पहले बहुत बड़े फिस्कल स्टिमुलस जो थे वो लेके आए थे। तो ये फिस्कल स्टिमुलस नंबर 3 है, तो इसलिए इसको आत्मनिर्भर भारत 3.0 भी डब किया जा रहा है। तो ये बेसिकली आत्मनिर्भर भारत 3.0 जो है ये जो फिस्कल स्टिमुलस था तो इसके आंकड़े क्या कहते हैं, तो वो आंकड़ा जो है वही तो आपका आत्मनिर्भर भारत 3.0 है। तो वो जो आंकड़े हैं बस हम उसको ही एनालिसिस करेंगे जिसको कि हम आत्मनिर्भर भारत 3.0 कह रहे हैं। तो ये नंबर्स जो है ये काफ़ी कुछ जो सिचुएशन है वो बयां करेगी। लेक्चर को प्रोसीड करने से पहले एक बात आपको बताता चलूँ कि अब ये कहीं ना कहीं ये जो फिस्कल स्टिमुलस गवर्नमेंट के द्वारा लेके आया गया वो इस बात की ओर भी इशारा करता है कि कहीं ना कहीं इकॉनमी जो है वो बहुत वर्स्ट सिचुएशन में है। तभी हमें ये स्टेप जो है वो लेने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर जी जो है इन्होंने बार बार ये कहा था कि इकॉनमी जो है वो अंडर रिकवरी है, हम रिकवर कर रहे हैं। लेकिन ये स्टिमुलस पैकेज लेके आना इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है इंडियन इकॉनमी को वो इतनी ठीक नहीं है। और इस कंटेक्स्ट में ही हमने रिसेंटली एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसको कि टेक्निकल रिसेशन कहते हैं, और वो जो सिचुएशन थी वो कहीं ना कहीं पूरी पिक्चर जो है वो बयां कर जाती है। बहरहाल हम देखते हैं कि ये जो फिस्कल स्टिमुलस लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तो इसके नंबर्स जो है ये आंकड़े जो है ये क्या कहानी बयां करते हैं। तो अलग अलग सेक्टर वाइज अगर हम इस स्टिमुलस पैकेज की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉब क्रिएशन के लिए यहाँ पे क्या स्टेप लिया गया। तो देखिए जॉब क्रिएशन के लिए एक स्कीम जो है यहाँ पे लॉन्च करी जिसको कि आप आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कहा जा रहा है। इसके चलते ये कोशिश की गई है इस स्कीम के तहत कि जॉब जो है इसका क्रिएशन किया जाएगा। तो इस पूरे स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, देखिए गवर्नमेंट एक स्टेप लेके आई है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि आगे आने वाले 2 सालों के लिए गवर्नमेंट जो है जो न्यू एम्प्लॉयज़ है उसका ईपीएफ जो है वो गवर्नमेंट जो है वो देगी, ठीक है, जो कि पूरे वेजेस का आप कह सकते हो 24% हो जाता है। तो अब ये जो जितने भी फ्रेश एम्प्लॉयज़ जो रहेंगे जो रखे जाएंगे, और ये टाइम पीरियड इसके लिए रखा गया अक्टूबर 1 2020 से लेकर जून 30 2021 के बीच में। तो इस टाइम पीरियड के दौरान जितनी भी नई यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं इनके ईपीएफ जो है वो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे भरेगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है और जिसके ज़रिए यहाँ पे जो रोज़गार है इसको प्रमोट करने की यहाँ पे बात की गई है। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं कि किस किस कंडीशंस में ये स्कीम जो है ये एप्लीकेबल होगा। तो 15,000 से जो कम यहाँ पे कमा रहे थे लोग जिनकी सैलरी चली गई है मार्च 1 से लेकर सितंबर 2020 के बीच में, उनको भी इस स्कीम के तहत कवर किया जाएगा उनको अगर री एम्प्लॉयड किया जाता है तो। और जहाँ तक सवाल है कुछ ऐसे फॉर्म्स जहाँ पे 50 लोग जो हैं उससे ज़्यादा काम करते हैं तो उनको लगभग 5 ऐसे कम से कम एम्प्लॉयज़ जो हैं वो नए भर्ती करने पड़ेंगे तभी इस स्कीम का बेनिफिट उनको मिलेगा। और 50 से अगर कम एम्प्लॉयज़ वाला कोई फर्म है तो उसको कम से कम 2 एम्प्लॉयज़ नए भर्ती करने पड़ेंगे इस पूरे स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए। तो ये जॉब सेक्टर जो है इसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्कीम जो है जिसको कि हम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत जानते हैं ये स्टेप यहाँ पे लिया गया। बहरहाल दूसरे एंगल को स्टडी करने से पहले एक बात और आपको बताता चलूँ कि सो फार जितने भी इनिशिएटिव जो लिए गए हैं आरबीआई के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कैसे ये लगभग आप यहाँ पे देख सकते हो कि 29,87,641 करोड़ जो है इतना पैसा जो है ये अलग अलग समय पे अभी तक ये फिस्कल स्टिमुलस के रूप में इंडियन इकोनॉमी में इसको इन्वेस्ट किया गया है, जो कि लगभग 15% है इंडिया के पूरे जीडीपी का, ठीक है। तो ये नंबर्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि फार्मर्स जो है क्या उनके वेलफेयर के लिए कुछ यहाँ पे स्टेप लिया गया है इस आत्मनिर्भर भारत 3.0 में। जी हाँ, फार्मर्स के वेलफेयर के लिए यहाँ पे लगभग 65,000 करोड़ जो है इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात की गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो लगभग 10,000 करोड़ जो रुपया है वो दिया जाएगा
मनरेगा जो फंड है उसमें एडिशनल 10,000 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे प्रोविज़न किया गया है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आपके सैलरी टैक्स पेयर्स है उसको भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे कंसेशन दिया गया है, जैसे कि अगर वो रेजिडेंशियल प्लेस अगर वो खरीदते हैं अप टू 2 करोड़ तक का, तो वहाँ पे उनको टैक्स बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसके लिए 18,000 करोड़ रुपया जो है ये इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा। और अगर ये अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट होता है तो लगभग 78 लाख न्यू जॉब जो है वो क्रिएट होंगी। ठीक इसी तरीके से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड जो है उसमें 6,000 करोड़ रुपए जो है ये दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इसके लिए यहाँ पे 10,200 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे इन्वेस्ट किए जाएंगे। और लास्टली अगर हम बात करें तो स्ट्रेस सेक्टर जो है जिसकी की बात कामत कमेटी ने करी थी, तो उसके डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पे खास एक प्रोविज़न किया गया है। वो खास प्रोविज़न ये है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है इन स्ट्रेस सेक्टर के लिए। तो ये जो स्ट्रेस सेक्टर है ये कौन से हैं? ये स्ट्रेस सेक्टर हैं आपके हेल्थ केयर सेक्टर और 26 और सेक्टर जो है जिसको कि स्ट्रेस सेक्टर कहा गया था कामत कमेटी के द्वारा, उसको भी अब इस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है इसके तहत कवर किया जाएगा। अर्लियर क्या था, अर्लियर इससे पहले सिर्फ एमएसएमईज जो थी उसको ही इस स्कीम के तहत कवर किया जाता था। तो ये भी एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। अब हम देखते हैं कि कामत कमेटी ने किसको स्ट्रेस्ड सेक्टर जो है उसको कहा था। देखिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है उसको स्ट्रेस सेक्टर जो है उसके तहत देखा गया। जेम्स एंड ज्वेलरी जो है उसको आप कह सकते हैं, होटल एंड रेस्टोरेंट हो गया, आयरन एंड स्टील हो गया, रियल एस्टेट हो गया, टेक्सटाइल हो गया। तो इसको आप स्ट्रेस सेक्टर कह सकते हो जैसा कि कामत कमेटी ने कहा था। तो इसके बेनिफिट के लिए भी अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि खास प्रोविज़न जो है वो किया गया है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि ये जो पूरा एक्शन जो लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इसको देखिए कुछ जो आपके इंटेलेक्चुअल्स हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट आपके जो है वो कुछ इस तरीके से इस पूरे एंगल को देखते हैं कि ये जो कहीं ना कहीं स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, ये फिर वही बात की जा रही है कि यहाँ पे फिस्कल कंजर्वेटिज्म जो है उसको यहाँ पे प्रमोट किया गया, उस पर एम्फोसिस किया गया। ठीक है, तो ये वर्ड जो है इस पूरे आर्टिकल से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकल के आता है उसको कहते हैं फिस्कल कंजर्वेटिज्म। तो फिस्कल कंजर्वेटिज्म क्या होता है? तो देखिए इसमें क्या होता है कि आप लार्ज स्केल कैश ट्रांसफ़र नहीं करते हो, लोगों को डायरेक्ट आप मतलब उनको पैसा नहीं देते हो। इसमें क्या किया जाता है, इसमें टैक्स रेट जो है वो कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिस्कल कंजर्वेटिज्म जो है इसको समझ सकते हो। दो बातों से इसको आप समझ सकते हो, एक ये है कि लार्ज कैश ट्रांसफ़र जो है वो नहीं किया जाता है, दूसरी तरफ टैक्स रेट जो है वो कम कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये जो स्टेप है ये दर्शाता है गवर्नमेंट की जो थिंकिंग है वो फिस्कल कंजर्वेटिज्म की तरफ आपको देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये जो स्टेप है कहीं ना कहीं इससे जो अल्टीमेट रिजल्ट आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो डिमांड है वो डिमांड जरूर इंक्रीज़ होगा। देखिए डिमांड तो इंक्रीज़ होगा, लेकिन लोगों का कहना है कि अब डिमांड को फुलफ़िल कौन करेगा? अगर पैसा ही नहीं है उस डिमांड को करने के लिए, तो फिर ये जो फिस्कल स्टिमुलस जो है उसका कोई बेनिफिट नहीं रहने वाला है। लोग ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कैश ट्रांसफ़र जो है वो होना चाहिए rather देन फिस्कल कंजर्वेटिज्म। सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ आवर दिस लेक्चर। ज़्यादा कुछ था नहीं इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए, लेकिन फिर भी जो नंबर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आप इसको आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ आवर दिस लेक्चर। आई होप कि लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।